वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस थर्ड पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट से अगले 5 इयर्स में हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी पावर में आती है या फिर कांग्रेस पावर में आती है। क्या एक होना चाहिए माइंडसेट इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का, आपका और मेरा। जियोपॉलिटिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएस बॉन्ड डील्स, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और यूरोप में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी केओस हो रहा है, उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। साथ में चाइनीज स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। यूएस डॉलर और इंडिया में रुपी की वीकनेस या स्ट्रेंथ का क्या इम्पैक्ट होगा। गोल्ड और सिल्वर जो हमारी बुलियन मार्केट है, इनका क्या इम्प्लीकेशन है स्टॉक मार्केट रिटर्न पे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट जो है कि रियल एस्टेट, निफ्टी रियल्टी को भी हम साथ में कंसिडर करेंगे। और इन सारी चीज़ों से आप अपना व्यू बना सकते हो और अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मेरा काम ये रहेगा कि मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूं और बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स का एक हम बहुत ही अच्छी तरीके से डीप डाइव करने वाले हैं आज। और बिना डिले करे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने अभी चार्ट खोला है निफ्टी 50 का। स्टार्ट करते हैं 2020 के महीने से। ये एक मंथली चार्ट है। कोरोना के क्रैश के बाद जो भी बिग हैंड्स हैं, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका रिटर्न कितना बना ये देखते हैं। तो पिछले 4 साल, लगभग 4 इयर्स में इंडियन स्टॉक मार्केट ने 150% का रिटर्न दिया। मतलब 100 रुपये यदि आप लगाएंगे तो 100 रुपये का 150 रुपये 4 सालों में हुआ है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट रिटर्न। सिमिलरली आप अगर देखोगे, निफ्टी रियल्टी की बात करते हैं। ये एक इंडेक्स है, बहुत लोग जानते नहीं हैं इसको, शायद ट्रैक नहीं करते हैं। रिटेलर्स कम से कम ट्रैक ज़्यादा करते नहीं हैं। आप एक बहुत ही यूनिक पैटर्न देख सकते हो निफ्टी रियल्टी के चार्ट में। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि अब बन चुका है बहुत बड़ा सपोर्ट। जुलाई 23, अभी से ठीक 8 महीने पहले एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है निफ्टी रियल्टी में। इसका मतलब ये है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में एक बहुत ही बड़ा जंप आया है। ऑलमोस्ट कितने परसेंट बढ़ा है? लगभग 8 महीने में आप देख सकते हो, 8 महीने में लगभग 60% प्राइजेस बढ़ी हैं। अब ये हो सकता है कि टीयर 1 सिटीज़ में एक अलग प्राइस का इंक्रीज आपको देखिए, टीयर 2 टीयर 3 में शायद 60% ना रहे, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दिस शोज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन द रियल एस्टेट मार्केट। बट हैविंग सेड दैट, ये भी एक फैक्टर को आप सामने कंसिडर कर सकते हो कि ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लेटेड प्राइस हो चुका है। मेनली ये हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट के आने के चांसेस इन जनरल मैं अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ, बट इन जनरल ये लग रहा है कि बीजेपी हैज़ अ लॉट ऑफ चांसेस टू कम बैक अगेन इन पावर। तो अगर ये होता है, इस चीज़ को फैक्टर इन मार्केट पहले से कर रहा है और रियल एस्टेट प्राइजेस बहुत ही तेज़ी से और चुपके चुपके बढ़ रहे हैं। बट ये है कि आज के डेट में आप यदि 1.5 या 2 करोड़ रुपए एक कोई फ्लैट को खरीदने में इन्वेस्ट करते हो, तो अब ये नहीं बोल सकते कि अगले 4 साल में भी ये फिर से 60% या 150% इस तरह से बढ़ जाएगा। अभी आप अगर कोविड टाइम से देखोगे, पिछले 4 सालों में रियल एस्टेट का जो रिटर्न है वो लगभग 400% के आसपास हुआ है। मतलब 100 रुपये का यदि कोई प्रॉपर्टी है तो वो चांसेस हैं कि कुछ जगह पे वो ज़मीन की अगर बात करें तो वो ज़मीन शायद 400 या 800 रुपये का हो गया है, जो कि आप इमेजिन कर सकते हो। आपके आसपास के भी बहुत सारे रियल एस्टेट में कुछ इस तरह का वैल्यूएशन आया होगा। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रॉपर्टी यदि आप ज़मीन के रूप में लेते हैं तो शायद उसकी लिक्विडिटी हाई रहेगी। मतलब खरीदार, बेचने वाले हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा बिड और आस्क प्राइस में। मतलब यदि आप 100 रुपये में बेचना चाहते हैं तो 99 रुपये में, 99 रुपीज़ में या 101 रुपीज़ में कोई ना कोई बायर आपको मिल जाएगा। बट यदि आप फ्लैट में इन्वेस्टेड है, 100 रुपये अपने फ्लैट में अगर खर्च किया है खरीदने में, तो हो सकता है कि खरीदने वाला 80 रुपये में ही मिले। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी फ्लैट्स की कम है। एक रिटेलर से दूसरा रिटेलर
यदि फ्लैट खरीदता है तो लिक्विडिटी काफ़ी कम हो जाती है। बिल्डर से आप खरीदते हो तो हो सकता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, बट इस जंप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे हिसाब से बड़े बड़े बिल्डर्स को हुआ है, रियल्टर्स को हुआ है, रिटेलर्स को बहुत कम फ़ायदा मिला है। बट हैविंग सेड दैट, आप ये भी अंडर कंसिडर नहीं कर सकते कि जो 2008 का बुल रन था रियल एस्टेट मार्केट में, सब प्राइम क्राइसिस यूएस में हुआ था। शायद कुछ लोगों को किसी और वे में रजिस्टर्ड होगा ये माइंड में कि जो भी रियल एस्टेट के प्राइजेस हैं यूएस में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और बहुत सारे बैंक्स ने बहुत ही अंधाधुंध लोन बांटा था 2008 में। और वही सेम पैटर्न इंडिया में भी इवन ऑब्जर्व हुआ है। तो इस कैंडल को आप देख सकते हो 2007 से 2007 से 137% प्राइजेस राइज हुई थी विद इन अ मैटर ऑफ कितने 8-10 महीने। तो एक काफ़ी बड़ा बुल रन आया था। कुछ इसी तरह का बुल रन अभी भी दिख रहा है। ये पिछले साल के जून जुलाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 150% अभी भी मुझे दिखा है विद इन 10 कैंडल्स 10 मंथ्स। तो कुछ इस तरह का एक बुल रन हुआ। बहुत सारे लोन्स बांटे गए काफ़ी रिलैक्स्ड वे में। बैंक्स ने भी काफ़ी लोन्स बांटे इंडिया में भी और ग्लोबली। ये तो इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न इंडेक्स है निफ्टी रियल्टी। तो ये होने के बाद एक बहुत बड़ा क्रैश आया रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में जो क्रैश आया वो लगभग कितने का है, लोग तैयार नहीं थे रियल एस्टेट खरीदने के लिए। एंड दिस वाज एक्चुअली अ गुड टाइम। अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी शायद आधे दामों में मिल रहे थे विद इन अ मैटर ऑफ 10 मंथ्स। और ये प्राइजेस जो है ओरिजिनल प्राइस के भी काफ़ी नीचे चला गया था। आप इसी पॉइंट से अगर चेक करोगे कि कितना डिप आया था तो लगभग 70% डिप आपको ओरिजिनल प्राइस से भी मिल चुका था। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन रियल एस्टेट क्राइसिस टाइम 2007-8 के समय। कुछ इस तरह की कहानी हुई। ये जो एक्सेप्शनल राइज है, ऐसी बड़ी बड़ी डंडियाँ सीधा वर्टिकली ये जो जा रहा है, ये भी थोड़ी सी चिंता ज़रूर होती है मुझे इसको देख के। क्या सच में रियल एस्टेट डिमांड इतना ही है, या फिर एक अच्छा एक सपोर्ट पे वापस आएगा, घूमेगा और फिर वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट होके ऊपर जाएगा। हेल्दी वही है। हेल्दी ये नहीं है कि ये ऐसा इस तरह से डंडी के जैसा बढ़ता जाए। बट अगेन इस पॉइंट पे एंट्री लेना मैं बहुत ही मतलब केयरफुली ऑब्जर्व करूँगा कि इस पॉइंट पे नया एंट्री लेना शायद बहुत अच्छा डिसीजन ना रहे। अगेन डिपेंड करता है किस टाइप की प्रॉपर्टी है। बट ऑफ कोर्स पिछले 6 महीने 1 साल में रियल एस्टेट का जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा रहा है कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। अब ये ट्रेंड कंटिन्यू होने में थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो कि है गोल्ड। गोल्ड में अगर आप देखोगे, ये है मंथली चार्ट गोल्ड का। अगेन जब जब स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आता है गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं। 2008-9 में अगर आप देखोगे, गोइंग टू 2008 एंड 2009, ठीक है मेरे पास NCDX का डेटा पुराना नहीं है, बट आप अगर कोई और मेजर क्रैश को अगर देखते हो, जैसे कोविड का ही क्रैश है, कोविड के क्रैश में गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि होता ही है क्योंकि इस इतने बड़े रिस्क में लोग गोल्ड से ही अपने पोजीशंस हेज करते हैं। मतलब लोगों को गोल्ड में काफ़ी भरोसा होता है। जब पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी ऐसा लोगों का व्यू था, तो उस टाइम पे लोगों को गोल्ड में विश्वास था। तो गोल्ड बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट यदि आधा हो गया तो गोल्ड के प्राइसेस डबल नहीं होंगे, बट हाँ गोल्ड जो है आपको डाउनवर्ड अनसर्टेनिटी से बचा के रखता है और थोड़ा फ़ायदा ही दे दिया गोल्ड गोल्ड ने उस समय। तो ये लगभग गोल्ड का व्यू है। गोल्ड को आप एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते कि आप सारा पैसा गोल्ड में डाल दिए। और गोल्ड मतलब मैं फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिजिटल गोल्ड गोल्ड बीज की बात कर रहा हूँ। तो गोल्ड बीज आप तब ले सकते हो जब आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट या तो लगातार गिर रहा है या फिर इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन हो गया या पैंडेमिक हो गया, तो आप अपने पैसे को कहीं तो आपको रखना पड़ेगा ना। इवन बैंकिंग सेक्टर में अगर बहुत बड़ा स्कैम यदि आता है तो आप गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हो उस टाइम पे। जैसे कि
बैंक्स में बहुत बड़े स्कैम आए थे, पीएनबी का एक स्कैम आया था, एसबीआई, पीएनबी, इस तरह के बड़े बैंक्स में अगर कोई बहुत ही बैड न्यूज़ आता है तो पूरी अर्थव्यवस्था इंडिया की हिल जाती है। उस टाइम पे गोल्ड एक अच्छा हेजिंग अपॉर्चुनिटी हो जाता है। सिल्वर गोल्ड के जैसा नहीं रहता है। सिल्वर बहुत हद तक स्टॉक मार्केट से भी लिंक्ड है, क्योंकि सिल्वर का यूज़ आपकी बहुत सारे कमोडिटीज़ में भी सिल्वर का यूज़ होता रहता है। तो इनफैक्ट यदि आप देखोगे 2019, ये जब कोविड क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे इवन सिल्वर स्टॉक्स भी नीचे गिरे थे। तो सिल्वर एक कॉम्प्लिकेटेड कमोडिटी है। ये आधा गोल्ड का बिहेवियर भी है इसका, और आधा स्टॉक्स का भी बिहेवियर है इसका। तो प्योरली आप इसको एक अलग रेंज बाउंड टाइप के स्टॉक के जैसे ट्रीट कर सकते हो। सिल्वर इज़ अ वेरी गुड रेंज बाउंड काइंड ऑफ स्टॉक, ऐसा आप सोच सकते हो। अब बात करते हैं यूएस डॉलर और इंडिया का जो डॉलर इंडेक्स है उसकी बात करते हैं। अभी ये ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है और काफ़ी समय से है। 82 रुपीज़ पे ये चल रहा है, और लगभग ये इसने अपना एवरेज आउट बना लिया है। ये कंसोलिडेशन ये बता रहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू लीव दिस प्राइस सून। 82 83 का जो पर डॉलर इंडियन रुपीस की वैल्यू है, ये लगभग अब एक्सेप्ट हो रही है ग्लोबली। तो एक ये चीज़ है कि यूएस डॉलर इज स्ट्रॉन्ग, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉट गेटिंग वीकर एनी टाइम सून, ये एक चीज़ है। सिमिलर ट्रेंड्स आपको यूरो आईएनआर में भी मिलेगा। तो कुल मिला के कहने की मतलब ये है कि आप अगर सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने अच्छा एक बुल रन तो दे दिया है, और साथ में इंडियन रियल्टी, निफ्टी रियल्टी ने और भी बड़ा बुल रन दिया है। और गोल्ड जो है आपका डाउनवर्ड पोजीशन को एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा। कोई अगर बहुत बड़ा क्रैश आता है, चाइना ताइवान वॉर होता है, या फिर कहीं अगर यूरोप में या मिडिल ईस्ट में कोई वॉर होता है, जैसे इसराइल और यूक्रेन की भी कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा लग रहा था कि जो भी ओपेक देश हैं और जीसीसी जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, सुएज कैनाल ब्लॉक होता है, तो ग्लोबली ऑयल की सप्लाई चेन खराब हो जाती है। उस वजह से हो सकता है कि उस वजह से प्रॉब्लम ये हो सकता है कि डॉलर वैल्यू, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, फर्दर इंडियन रुपीज़ वीक हो जाए, इंडियन कैश रिजर्व काफ़ी कम हो जाए, है ना। तो इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट होगा। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कम होगा, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी ऐसा कुछ वॉर होता है ना, आप विक्स को भी ट्रैक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स है, और ग्लोबली जो है एक ये वाली विक्स है। तो हम डालते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आप देखोगे तो इंडिया विक्स इज करेंटली स्टेबल। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा हुआ था कोविड क्रैश में। आप देख सकते हो कि 60 हो गया था विक्स। अब इसका मतलब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि 100 रुपये का स्टॉक है, 60 यदि विक्स है, तो इसका मतलब ये है कि मंथली चार्ट में ये 100 रुपये की वैल्यू स्टॉक की 160 हो सकती है, 100 रुपये की वैल्यू 40 भी हो सकती है। तो विक्स का मतलब ये होता है कि उस रेंज में, जैसे कि मंथली में यदि आप विक्स देख रहे हो, तो मंथली नेक्स्ट मंथ प्लस माइनस कितना परसेंटेज चेंज आ सकता है उस कोई भी अंडरलाइंग कमोडिटी में या फिर अंडरलाइंग इंडेक्स में, ये बताता है विक्स। अभी विक्स चल रहा है 14%। इसका सिंपल एक मीनिंग ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट कुड गो 15% हायर, इट कुड गो 15% लोअर इन नेक्स्ट 1 मंथ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर्टेनली ये होगा, बट ये इन जनरल बता रहा है कि वॉलेटिलिटी का रेंज प्लस माइनस 14.69 हो सकता है। तो लगभग ये हमेशा से रहा है ऐसा बोल के, ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में इतना बड़ा चेंज आएगा, बट हाँ, दिस गिव्स ए काइंड ऑफ क्लू कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। जब जब वॉर लाइक सिचुएशन का न्यूज़ आप सुनते हो, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। जैसे इस रेंज में शायद इस पार्ट में हमने
इसराइल वॉर के बारे में देखा, तो थोड़ा थोड़ा इन सारी चीज़ों का भी एक इम्पैक्ट होता है। इंडिया में 3 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए जिसमें बीजेपी ने सीट्स विन किए, तो उस समय भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। नवंबर दिसंबर की अगर आप बात करोगे तो वॉलेटिलिटी वाज हाई। कभी मार्केट 2 वीक्स हाई लगाता है, बीच में थोड़ा सा कम करेक्ट भी हुआ, ओवरऑल ऊपर ही रहा, बट वॉलेटिलिटी वाज गुड, गुड इनफ। तो ये सारी चीज़ें विक्स आपको बताता है। ग्लोबली अगर देखते हैं एक बार, डाउ जोन इंडेक्स, डाउ जोन इंडेक्स आप देखोगे अभी ऑल टाइम हाई पे है। दिस रिप्रेजेंट्स यूएस मार्केट। नैस्डैक और ये ऑलमोस्ट कोरिलेटेड है। नैस्डैक थोड़ा निफ्टी के जैसा टेक ओरिएंटेड स्टॉक्स का एक बास्केट होता है। निफ्टी और सेंसेक्स तो सिमिलर होते हैं, बट नैस्डैक इज़ मोर लाइक ऐसे कंपनीज जो कि थोड़े से टेक ओरिएंटेड है। डाउ जोन ओवरऑल काफ़ी एक पुराना इंडेक्स है, हिस्टोरिकली ये बताता है काफ़ी ज़्यादा इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक ऑल टाइम हाई पे है ये। अब इसमें ये देखते हैं कि कोविड क्राइसिस के बाद यूएस मार्केट में क्या रिटर्न्स मिले हैं हमें। गोइंग बैक टू दिस वैल्यू, आप हमेशा लो पे मत जाइए, ओपन प्राइस या फिर क्लोजिंग प्राइस पे ही आप जा सकते हो। जैसे कि ये क्लोज यहाँ पे हुआ, इस क्लोजिंग प्राइस से आप देखोगे लगभग 4 सालों में डाउ जोन्स का रिटर्न जो है 76% आया है, जबकि इंडियन मार्केट में 150% का रिटर्न आया है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट ऑन एन ओवरऑल लेवल इज परफॉर्मिंग बेटर देन द डाउ जोन्स। पर इसके अलावा नैस्डैक की अगर आप बात करते हो, नैस्डैक इंडेक्स भी देख लेते हैं। नैस्डैक 100, मेरे हिसाब से इसका रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेट्स सी कितना होता है इसका रिटर्न। करेक्ट, इसका रिटर्न है 127%, विच इज़ इन बिटवीन डाउ जोन्स का रिटर्न और इंडियन निफ्टी का रिटर्न। और ये इसीलिए क्योंकि टेक कंपनीज ऑलवेज डोमिनेट यूएस। इसमें गूगल, फेसबुक, ये सारी जो कंपनीज हैं इनका वेटेज ज़्यादा होता है नैस्डैक में। तो ये बता रहा है कि टेक्नोलॉजी इज स्टिल गेटिंग बेटर एंड बेटर इन यूएस। और अगर यूएस में ये सेम ट्रेंड चल रहा है तो फिर इंडिया में भी होगा। एक नया टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी 1 साल से जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, इसका कितना इम्प्लीकेशन होगा आप खुद ही सोच सकते हो। शायद नैस्डैक ऑन एन ओवरऑल लेवल ये शायद बहुत ही तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है। तो इस पे भी एक क्लोज ट्रैक रखना ज़रूरी है। और अगर नैस्डैक ऊपर जा रहा है और डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के भी ऊपर जाने के आसार हो सकते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि इंडिया भी काफ़ी हद तक इस एस्पेक्ट में कोरिलेटेड है यूएस स्टॉक मार्केट से। बट एट द सेम टाइम अभी बॉन्ड यील्ड्स के बारे में भी बात करते हैं। बॉन्ड यील्ड्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स क्या मेरे पास है प्ले वॉच लिस्ट में? ओके, तो लेट मी ऐड बॉन्ड यील्ड्स यूएस 10 बॉन्ड यील्ड्स। ये है यूएस का बॉन्ड यील्ड्स। दिस इज स्टिल प्रीटी मच रेंज बाउंड। अगर आप देखोगे कोविड के समय से, ये है कोविड क्रैश। बॉन्ड यील्ड्स इस समय बढ़ गए थे क्योंकि ओवरऑल मार्केट क्रैश हुआ था। बट अगेन इस पॉइंट से यदि आप ट्राई करते हो चेक करने का, तो 4 सालों में यूएस बॉन्ड यील्ड लगभग 5 to 6% रहा है 10 ईयर बॉन्ड्स का। तो गोल्ड के जैसे ही होता है ये भी, क्योंकि गवर्नमेंट फेल नहीं हो सकती अल्टीमेटली। जैसे कि गोल्ड फेल नहीं हो सकता, वैसे ही गवर्नमेंट्स भी इन जनरल, बड़े गवर्नमेंट जैसे इंडिया, चाइना, यूएस, ये कभी फेल नहीं हो सकते। और जो बॉन्ड होता है वो सरकार लोन लेती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से और आपसे, मुझसे। सरकार पैसे उठाती है अपनी स्कीम्स चलाने के लिए और जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, मनी प्रिंटिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है बॉन्ड यील्ड्स। तो बॉन्ड यील्ड्स लगभग अब स्टेबल है। एक काफ़ी स्पाइक यहाँ पे देखने को मिला बॉन्ड यील्ड में, 14% इन अ मैटर ऑफ 3-4 मंथ्स।
तो बॉन्ड डील्स अचानक से अगर बढ़े हैं, दिस कुड बी अ साइन कि शायद अब यूएस में जो रिटेलर्स हैं, क्योंकि उनका रिटर्न लगभग 128%, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ही देखा, 128% नैस्डैक 100 में था, 75% जो है डाउ जोन्स में था। एक अच्छा रिटर्न लोगों को मिला है यूएस में। और बॉन्ड यील्ड अगर इतना बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यदि यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स कोई खरीदता है और अगर ये ट्रेंड फिर से 2-4 महीने और अगर चलता है, तो एक बहुत ही कम रिस्की ट्रेजरी बॉन्ड्स में यदि पैसे 6 महीना 1 साल यदि आप लगाते हैं, यूएस के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, तो जो रिटर्न 10-15% का एक्सपेक्टेशन फर्दर अगर हो सकता है, तो उस केस में यूएस स्टॉक मार्केट से थोड़े से पैसे पुल करके लोग यूएस के बॉन्ड्स ले सकते हैं। और ये ट्रेंड हुआ है पिछले 4-5 महीनों में। अब ये हो सकता है कि इंडियन इलेक्शन और यूएस इलेक्शंस ख़त्म होते होते शायद ये ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि बॉन्ड यील्ड्स अगर बढ़ेंगे तो इन जनरल इंडिया में भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे। और इंडिया में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे, साथ में इंडिया में एफडी का परसेंटेज बढ़ेगा, होम लोन का परसेंट बढ़ेगा। होम लोन का परसेंट बढ़ेगा तो हो सकता है कि रियल एस्टेट का रिटर्न हल्का सा कम हो, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार अगर 10% या 8% या 9% अगर मैं एफडी से ही कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा रिस्की प्रपोजिशन में होम लोन में क्यों लूँ। और जबकि ऑलरेडी घर जो है 2 करोड़ का अगर मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से 1-2 साल वेट करते हैं। और जब तक के रियल एस्टेट थोड़ा सा ठंडा नहीं होता या स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा ठंडा नहीं होता, तो मैं एफडी करके रखूँ, क्यों ना मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूँ। तो ये एक साइकोलॉजी का पार्ट हो सकता है। बट अगेन इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई क्या इसको फॉलो कर सकता है, या इस नोशन या इस थ्योरी को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो एक सोचने वाली बात है। क्योंकि कोई भी साल इनकम्बेंट सरकार, जैसे कि ऑलरेडी जो एक सरकार है जो बीजेपी है यहाँ पे, उसको पावर में आना है तो उसे ये दिखाना पड़ेगा कि निफ्टी स्ट्रांग है। और वो करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स वो लोग लॉन्च करेंगे, ऐसे स्कीम्स जो कि स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छे हों। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इलेक्शन के पहले स्टॉक मार्केट रिटर्न नीचे हो जाए। तो जहाँ ग्लोबली ये लग रहा है कि शायद बॉन्ड यील्ड्स थोड़े समय और बढ़ सकते हैं, और इंडिया में भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ सकते हैं, और इंडिया में भी एफडी रिटर्न थोड़ा सा बढ़ सकता है। बट एट द सेम टाइम एक ये भी चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस बात को कि इंडियन स्टॉक मार्केट का और ऊपर रहना या एटलीस्ट एक स्टेबल लेवल पे रहना इंडियन गवर्नमेंट, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उसके फेवर में जाएगा ये चीज़। और अभी के बजट में भी एक इंटरिम बजट जो हुआ था उसमें भी कुछ खास बुल रन मिला नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिक्लेरेशन हुआ नहीं है उस पर। तो जुलाई में जो बजट आएगा इंडियन गवर्नमेंट का, उससे हमें ये पता चलेगा कि एक कंटिन्यूटी रहेगी क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में, स्टिल एक बुल रन कंटिन्यू होगा क्या 4 महीने 6 महीने, ये उस समय पता चलेगा। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम ये देख सकते हैं कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, मतलब चाइनीज़ मार्केट अभी कैसे चल रहा है। चाइनीज़ स्टॉक मार्केट में भी एक बूम आया है। आप अगर देखोगे कोविड के समय से अभी तक लगभग मार्केट यहाँ भी डबल हुआ है, 100% रिटर्न मतलब डबल हुआ है। बट अगर आप थोड़े से एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर देखते हो, तो मेरे हिसाब से एक तरह से चाइनीज़ मार्केट्स आर परफॉर्मिंग पुअर कंपेयर्ड टू एनी अदर ग्लोबल स्टॉक मार्केट। और ये दिख भी रहा है, वहाँ की ऑटोक्रेटिक रूल, शी जिनपिंग का एक तरह से अड़ियलपना, जिस वजह से ग्लोबली भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वहाँ पे लोगों की बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है, एटलीस्ट बाहर तो यही इन्फॉर्मेशन आ रहा है। जैकमा का केस आप भी जान सकते हो कि क्या हुआ जैकमा के साथ। तो वेन एवर अ बिजनेस मैन सीम्स टू बी गेटिंग मोर पावरफुल दैन द गवर्नमेंट इन चाइना, तब ऐसा कुछ चाइनीज़ गवर्नमेंट करती है कि एक तरह से औकात दिखाती है ना। जो भी बिजनेसमैन है वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर नहीं है, तो कुछ इस तरह का है एक्चुअल में वहाँ पे माहौल। बट एट द सेम टाइम वो ये चाहते हैं
कि पैसा बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो जाए एक बड़े बिजनेसमैन के पास, बट मीडियम लेवल के बिजनेस बहुत ज़्यादा थ्राइव करें, बहुत ज़्यादा अच्छा करें, ये भी चाहती है चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई भी कंपनी आज 1x है, एक साल बाद 10x, 2 साल बाद 100x ऐसे नहीं बढ़ सकती है। टेक कंपनीज ही हैं जो कि इस स्केल और स्पीड से बहुत आगे बढ़ती हैं। बट टेक सीईओज जैसे कि जैक मा, अलीबाबा के जो फाउंडर थे, तो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टेक कंपनीज को बहुत ज़्यादा चाइना इस तरह से पावरफुल होने नहीं देगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि चाइना रेंज बाउंड ही रहने वाला है। और इनफैक्ट ये अगर थोड़ा सा वीक होता है तो इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये सारे जो एक्सचेंजेस हैं इनके इंडेक्स बढ़ेंगे। तो एक ये फैक्टर इंडिया के लिए फेवरेबल है। ठीक है, इसकी भी बात हमने कर ली। अब एफटीएसी की बात करते हैं, लंदन की भी बात करते हैं। वही अंग्रेज़ों की बात ना करें तो कैसे होगा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, फिर से जाते हैं मंथली चार्ट्स पे। तो यूरोप में, लंदन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट अभी स्टेबल नहीं है। ये चीज़ दिख भी रहा है आपको, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, रिटर्न कुछ बन नहीं रहा है लोगों का, एनुअली कुछ बन नहीं रहा है। आप देखोगे कि ये खड़ा ही है यहाँ का मार्केट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ का इन्फ्लेशन है, जॉब लॉस है, और सिर्फ 38% का रिटर्न, तो दिस इज़ शेमफुल। प्रॉब्लम ये है कि इवन चाइनीज़ मार्केट से भी ख़राब यूरोप मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो एक एक मेरा ये भी व्यू है कि इंडिया में जितना पैसा बन सकता है, जो इंडियंस जो यूरोप में फ्यूचर अपना देख रहे हैं, तो उनको रियली बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा, या फिर ऐसे पोजीशंस में जो जाके ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि एक्चुअल में बहुत ही हाई टेक या हाई ग्रोथ वाले रोल्स हैं। अदरवाइज आप एक एवरेज लाइफ अगर जीना चाहते हो विथ अ वेरी गुड ग्रोथ, तो मेरे हिसाब से, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली यूरोप में वो चीज़ अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। पैसे धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, है ना। बिजनेसेस बाहर आ रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया और चाइना और बाकी ग्लोबली इन सारे रीजन्स में लोग पैसा डाल रहे हैं। तो प्रॉब्लम पॉलिटिकल टर्मोइल भी है यूरोप का, प्रॉब्लम कम पैसे हाथ में रहना भी है, सरकारें अनस्टेबल हैं, वॉर लाइक सिचुएशन भी है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है यूरोप को काफ़ी नीचे पुल डाउन करती हैं। तो मेरे हिसाब से यूरोप सबसे पीछे है ग्रोथ के हिसाब से, उसके थोड़ा ऊपर है चाइना, उसके ऊपर है यूएसए। मैं ग्रोथ के हिसाब से कह रहा हूँ, और सबसे ऊपर इंडिया ही है मेजर इकोनॉमी में। इंडियन स्टॉक मार्केट स्टिल इट इज़ परफॉर्मिंग लॉट बेटर देन एनी अदर इंडेक्स। तो मेरा तो ये व्यू है। अब बात करते हैं अगले 5 सालों की। ठीक है, अच्छा, अगले 5 सालों की बात अगर करें तो उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ऑन एन एवरेज आप देखते हो तो कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट का पिछले 23 सालों में। क्रैशेस आए, देख सकते हो 2000 में, 2001 में डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था, है ना। तो एक ये बहुत बड़ा क्राइसिस पॉइंट था। 2008 में आप देख सकते हो आधा हो गया था मार्केट रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से। स्कैम्स हुए 2011 में, तो मार्केट उस समय भी गिरा था। उसके बाद मार्केट ने अच्छा बिहेव किया है, एक्सेप्ट कोविड टाइम। कोविड के समय रिकवरी भी हो गई थी साइमल्टेनियसली 2019 में, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, बट वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत, है ना। आधा मार्केट होके फिर रिकवर भी सेम साल कर लिया, इसलिए आपको यहाँ पे ये नहीं दिखेगा। आज से 20 साल बाद लोगों को इस टेबल में देख के ये समझ में नहीं आएगा कि क्या बिहेवियर था मार्केट का 2019 और 20 में। ये 3%, 12% के अंदर गेम बहुत बड़ा चला है। 2022 में रिटर्न ज़्यादा नहीं था, 23 का डेटा इसमें मेरे पास नहीं है, बट ऑन एन एवरेज 12-13% का रिटर्न रहा है पूरा, अगर आप देखते हो तो। ये ट्रेंड मेजर मेजर ये ट्रेंड रहेगा अगले 5 साल में, होना चाहिए। करेक्शंस भी आएंगे, देख सकते हो कि ये चीज़ कभी भी हो सकता है, निफ्टी में करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसे डंडी के जैसा नहीं बढ़ता है, कहीं एक जगह आएगा। अब वो अभी आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, या फिर कुछ समय बाद आएगा, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बिग प्लेयर्स किसी को नहीं पता, क्योंकि मार्केट रन्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स। जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की अभी, वो सारे फैक्टर्स का एक मिक्सचर होता है मार्केट बिहेवियर और रिएक्शन। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो।
और ये देखो कि मार्केट सेंटिमेंट कैसा बन रहा है। मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक आपको यहाँ से ग्रोथ मिलेगा। बॉन्ड यील्ड्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, मार्केट सेंटिमेंट अच्छा होता है तो स्टॉक मार्केट विल बिकम हाई। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बॉन्ड यील्ड्स अगर ज़्यादा होता है, ये सारे अगर ज़्यादा होते हैं तो क्या होगा मैं बताऊँगा। बॉन्ड यील्ड्स अगर ज़्यादा होंगे तो स्टॉक मार्केट रिटर्न जो है मॉडरेट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव ईजिंग ऑफ लिक्विडिटी, मतलब पैसा यदि सरकार ज़्यादा देती है हाथ में, जैसे कि अभी जुलाई के बजट में अगर ऐसा लगता है कि टैक्स कम हो रहा है, टैक्स कम करना एक बहुत बड़ा तरीका है। सरकार जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके हिसाब से वो एक तरह की क्वांटिटेटिव ईजिंग है। और वैसे ही आरबीआई भी अपनी तरफ से क्वांटिटेटिव ईजिंग कर सकती है। कैसे? होम लोन इंटरेस्ट कम कर दिए, और कैसे? एफडी का इंटरेस्ट कम कर दिया, है ना, बैंक्स को फोर्स किए कि वो लोग भी अपना इंटरेस्ट कम किए। तो ये दो तरह से होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, या फिर मनी प्रिंटिंग बढ़ा दिया सरकार ने। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टॉक मार्केट के रिटर्न को हाई कर देती हैं, है ना। इंटरेस्ट रेट ये भी इसी से लिंक्ड है। तो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होता है तो लोग फिर स्टॉक मार्केट में क्यों डालें पैसा, एफडी में या फिर बॉन्ड्स में क्यों ना डालें। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट रिटर्न मॉडरेट रहेगा, है ना। अब एक और फैक्टर हो सकता है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी वॉर। तो इससे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर मार्केट शायद आपको अपॉर्चुनिटी भी दे, बट इससे पहले कि आप बुक कर पाएँ शायद मार्केट फिर से वहीं पे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें अगले 5 सालों में हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज स्लाइटली पॉजिटिव साइड में ही मेरा व्यू रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, आपके पास सेम ईयर बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स भी आपको दिखेंगे और बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स भी दिखेंगे। तो एक अच्छा इन्वेस्टर ये होता है जो कि केयरफुली चेक करता है इन सारे इंडेक्स को। आपको कुछ नहीं करना है, आपको निफ्टी का इंडेक्स, रियल एस्टेट का इंडेक्स, ये सारी चीज़ें क्लोजली ट्रैक करनी है। खुद से आप देखिए कोरिलेशन। यदि गोल्ड का प्राइस स्टेबल है या फिर कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। रियल एस्टेट अगर एवरेज रह गया उसमें ग्रोथ, तो इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आने वाला है। तो मल्टीपल चीज़ों को आप ध्यान रखो, मेरे वीडियोस देखो, और आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिल जाएगा एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट।